चलिए दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहले मैं बताऊंगा टिकाऊ खेती की परिभाषा। टिकाऊ खेती है क्या? टिकाऊ खेती को हम निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। ए नंबर है, खेती की वह विधि जिसमें आगामी पीढ़ी के लिए खेती की प्राकृतिक संसाधनों में क्षति पहुंचाए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो खेती की जाती है वह टिकाऊ खेती या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहलाती है। दूसरी परिभाषा है, टिकाऊ खेती कृषि संसाधनों का समुचित प्रबंध की वह विधि है जिसमें मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होने के साथ साथ पर्यावरण का सुधार हो एवं प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा हो सके। ठीक है ना? इसे अपन क्या कहेंगे? टिकाऊ खेती। टिकाऊ खेती के महत्व के बारे में जान लेते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अगर इसके महत्व की बात करें, जैसे कि ऊपर बताया जा चुका है कि सन 2050 तक पृथ्वी पर मनुष्यों की कुल आबादी 9.8 अरब को भी पार कर जाएगी। इन बड़ी हुई जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराने के लिए वर्तमान में हम कुल खाद्यान्नों का जितना उत्पादन करते हैं उन उत्पादों में हम 2050 तक लगभग 70% से भी अधिक खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करना होगा। यह किसी भी तरह से कोई आसान चुनौती नहीं है। ऐसी विषम परिस्थितियों में टिकाऊ खेती से ही हम आने वाली पीढ़ियों के लिए भोजन की उपलब्धता के साथ साथ उन्हें एक खाद्यान्न उत्पादन तथा पर्यावरण दे सकते हैं। ठीक है, आप लोग इम्पोर्टेंस इसका समझ गए होंगे कि टिकाऊ खेती का क्या महत्व है। ठीक है ना? यानी अभी जो खाद्यान्न उत्पादन होता है 2050 में पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ये इसका 70% तक अपन को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो हमारा भोजन की स्कार्सिटी या कमी आ जाएगी। अब टिकाऊ खेती के लाभ की बात कर लेते हैं। बेनिफिट्स ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। टिकाऊ खेती के लाभ की बात करें, पहला लाभ है टिकाऊ खेती से मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। ठीक है ना? यानी मृदा की जो पोषक वैल्यू है उसमें वृद्धि होती है। मृदा में पोषक तत्वों का संतुलन लंबे समय तक बना रहता है, जैसा कि इसका नाम है टिकाऊ खेती, यानी लंबे समय तक पोषक तत्वों का संतुलन बनाए रखता है ना ये टिकाऊ खेती। सी नंबर है, मृदा में लाभदायक जीवों की संख्या में वृद्धि। जायज़ बात है, जब टिकाऊपन बने रहेगा तो जीवों में, सूक्ष्म जीवों में वृद्धि होगी। डी नंबर है, टिकाऊ खेती में फसल उत्पादन के साथ साथ विभिन्न प्रकार के पशुओं का पालन पोषण भी होता है जिससे पर्यावरण में जैविक संतुलन बना रहता है। ई नंबर है, आधुनिक कृषि में उपयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के हानिकारक रसायन व कीटनाशकों का प्रयोग टिकाऊ खेती में नहीं करने के कारण पर्यावरण पर इनसे होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। ये बहुत सही बात है, रासायनिक का प्रयोग नहीं किया जाता है इसमें, है ना? बहुत कम प्रयोग किया जाता है। एफ नंबर है, आधुनिक खेती में विभिन्न प्रकार के रसायन एवं कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है जिससे कृषि लागत में वृद्धि होती है। टिकाऊ खेती करने पर इनकी लागत में कमी आती है। टिकाऊ खेती। जी नंबर है, टिकाऊ खेती करने पर खेत में पैदा होने वाले विभिन्न प्रकार के कचरा पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत बना रहता है जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषण में कमी आती है। हानि आ गई। एच नंबर है, टिकाऊ खेती से कम लागत में अधिक उत्पादन के साथ साथ उच्च गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थों का उत्पादन होता है। आई नंबर है, हानिकारक कृषि रसायन व उर्वरकों से होने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों से बचा जा सकता है क्योंकि टिकाऊ खेती में इन रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता है। जी हाँ, ये आपने क्या हो गए बेनिफिट्स या लाभ।
आगे बात करते हैं कृषि की प्रणाली। कृषि की प्रणाली क्या है? जब किसी क्षेत्र पर कृषि क्रियाएं जैसे फलोत्पादन, मत्स्य पालन, पशुपालन इत्यादि अनुकूल लाभ प्राप्ति हेतु किसान जो विधियां अपनाता है उसे कृषि प्रणाली कहा जाता है। समझ गए ना आप लोग? फसलोत्पादन, मत्स्य पालन और पशुपालन इत्यादि की अनुकूल लाभ प्राप्ति के लिए जो विधियां अपनाता है उसे कृषि प्रणाली कहा जाता है। उदाहरण की बात करें कृषि प्रणालियाँ कौन कौन सी हैं, तो नंबर 1 है राजकीय खेती, पूंजीवादी खेती, निगमित खेती, किसानी खेती, सामूहिक खेती, सहकारी खेती और कृषि यंत्रीकरण इत्यादि। परिभाषा की बात करें कृषि प्रणाली की परिभाषा, तो कृषि प्रणाली की परिभाषा की बात करें तो सामाजिक एवं आर्थिक क्रियाओं की गतिविधियों के अंतर्गत जिसमें कोई कृषि कार्य संपन्न किया जाता है उसे ही कृषि प्रणाली कहते हैं। ठीक है, इसके प्रकार की बात करें, कृषि प्रणाली कितने प्रकार की होती है? कृषि प्रणाली निम्नलिखित प्रकार की होती है। नंबर 1 राजकीय खेती, स्टेट फार्मिंग बोलते हैं जिसे। नंबर 2 पूंजीवादी खेती, कैपिटलिस्टिक फार्मिंग। नंबर 3 निगमित खेती, कॉरपोरेट फार्मिंग। नंबर 4 किसानी खेती, पीजेंट फार्मिंग बोलते। नंबर 5 सामूहिक खेती, कलेक्टिव फार्मिंग। नंबर 6 सहकारी खेती, कोऑपरेटिव फार्मिंग। नंबर 7 कृषि यंत्रीकरण, एग्रीकल्चर मशीनरी। आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन ये आएंगे, है ना। तो सबसे पहले बात करें राजकीय खेती की, स्टेट फार्मिंग। राजकीय खेती प्रयोग करने वाले फार्म सरकार की संपत्ति के अंतर्गत आते हैं, जो इस प्रकार की खेती वाली भूमियों का प्रबंधन सरकारी कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। ऐसे फार्मों को चलाने के लिए राज्य द्वारा सभी प्रकार की सुविधाएं एवं पूंजी उपलब्ध कराई जाती है। फार्म उत्पादन की योजना भी सरकार द्वारा ही बनाई जाती है। खेती में प्रतिदिन का कामकाज दिहाड़ी मजदूर द्वारा लिया जाता है। प्रायः इस प्रकार के फार्म अनुसंधान एवं विकास कार्य प्रदर्शन में अच्छे बीज की मात्रा को बढ़ाने के लिए चलाए जाते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग। राजकीय खेती स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में रहता है इसका पूरा पावर, और किसानों से ये खेती मजदूर बेस पे करवाई जाती है। नंबर दूसरा है पूंजीवादी खेती, कैपिटलिस्टिक फार्मिंग। इसमें इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसके अंतर्गत पूंजीपतियों के पास बड़े बड़े भूखंड होते हैं जो वे या तो स्वयं क्रय करते हैं या फिर सरकार द्वारा उनको अधिकृत किया जाता है। यह व्यवस्था अमेरिका तथा ब्रिटेन में प्रचलित है। इस प्रकार की खेती में पूंजीपति दिहाड़ी मजदूरों तथा आधुनिक तकनीकी की सहायता से भूमि का अधिकतम उपयोग करते हैं। भारत में चाय तथा कॉफ़ी के बागानों में इस प्रकार की प्रणाली पाई जाती है। ठीक है, असम साइड ये कैपिटलिस्टिक फार्मिंग का सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन होता है। निगमित खेती, कॉरपोरेट फार्मिंग। निगमित खेती क्या है? इस प्रकार की खेती के अंतर्गत खेती का प्रबंधन एक निगम द्वारा किया जाता है। निगम की संपूर्ण व्यवस्था संचालक द्वारा की जाती है तथा सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत बड़ी मात्रा में भूमि तथा पूंजी की आवश्यकता होती है। खेती की यह प्रणाली मुख्यतः अमेरिका में प्रचलित है। भारत में सूरतगढ़ जैसे कई फार्मों को सम्मिलित करके केंद्रीय सरकार के अधीन भारत राज्य फार्म निगम लिमिटेड के अंतर्गत व्यापारिक दृष्टि से खेती की जाती है। ठीक समझ गए आप लोग। कॉरपोरेट सेक्टर इसका अपने अंडर में ले लेता है और उसको खेती व्यापारिक दृष्टि से खेती करवाई जाती है ना। काश्तकारी खेती, पीजेंट फार्मिंग। पीजेंट फार्मिंग काश्तकारी खेती के अंतर्गत किसान का सीधा संबंध राज्य से होता है। वह स्वयं भूमि का मालिक होता है
तथा उसको स्थायी पैतृक हस्तांतरित अधिकार प्राप्त होते हैं। वह वह पहले से निर्धारित मालगुजारी राज्य को देता है। खेती के सभी कार्य किसान अपनी इच्छा से कर सकता है। यह प्रणाली भारत में सबसे अधिक प्रचलित है। मतलब किसान पर्सनली उसका मालिक होता है और इसे ये खेती की पैतृक ज़मीन होती है, मम्मी पापा दादा से प्राप्त होती है ना। जो पर्सनल खेती करता है उसे पीजेंट फार्मिंग बोलते हैं। कलेक्टिव फार्मिंग, सामूहिक खेती इस प्रणाली के अंतर्गत जोतों एवं समस्त कृषि इनपुटों को एकत्र कर लिया जाता है। भूमि का स्वामित्व पूर्ण समाज में ही निहित होता है। भूमि का प्रबंधन चुनी गई प्रबंध समिति द्वारा किया जाता है। समिति के सदस्यों को श्रमिक वर्ग में बांट दिया जाता है तथा कार्यानुसार पारिश्रमिक दिया जाता है। अतः वे बचे लाभ का वितरण भूमि के आधार पर किया जाता है। मतलब एक कॉपरेटिव सेक्टर होता है, एक समूह होता है जो खेती करवाता है पूंजी के बलबूते पर, उन्हीं कॉपरेटिव समूह के सदस्यों से। सहकारी खेती, कोऑपरेटिव फार्मिंग। सहकारी खेती ये कोऑपरेटिव फार्मिंग सहकारी खेती से अभिप्राय उस संगठन से है जिसमें किसान परस्पर लाभ के उद्देश्य से स्वेच्छापूर्वक अपनी भूमि, पूंजी और श्रम को एकत्र करके सामूहिक रूप से खेती करता है। सदस्यों को उनके श्रम भूमि के स्वामित्व के अनुपात में लाभांश के रूप में आमदनी प्राप्त होती है। इसमें 5वें नंबर में क्या है था, सामूहिक फार्मिंग। सभी लोग कलेक्टिव फार्मिंग मतलब सभी लोग कलेक्ट होकर एक समूह निर्माण करते हैं और उसी समूह से खेती करवाते हैं ना। और सहकारी में क्या है, किसान एक ग्रुप बना लेता है जिसे कोऑपरेटिव ग्रुप कहते हैं, है ना। सहकारी समितियां बोलते हैं इसे। तो वो जो खेती करवाती हैं स्वेच्छा से भूमि, पूंजी, श्रम को एकत्र करके सामूहिक रूप से खेती करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सहकारी खेती। जैसे बहुत सारे किसान इकट्ठे हो जाएं, किसी के पास ट्रैक्टर है, किसी के पास ट्यूबवेल है, तो सब मिलकर खेती करें, उसे सहकारी खेती बोलेंगे। और सामूहिक में क्या है, सब लोग मिलते तो हैं लेकिन जितना इनपुट होता है वो पर्सनली लगाते हैं, है ना, इकट्ठा मिला के। कृषि यांत्रिकरण, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। कृषि यांत्रिकरण से अभिप्राय भूमि पर मशीनों द्वारा उन कार्यों को करने से होता है जो साधारणतः मानव एवं पशुओं के द्वारा किए जाते हैं। अर्थात श्रमिक क्षेत्र में श्रम को पूंजी से बदल देना ही कृषि यांत्रिकरण कहलाता है। भारत को इसे 2 रूपों में अपनाया गया है। प्रथम, परंपरागत पशु चलित कृषि पर उपकरणों के स्थान पर ऊर्जा संसाधनों से चलने वाले उपकरणों का उपयोग करना। द्वितीय, देश में विभिन्न कृषि जलवायु तथा सामाजिक आर्थिक स्थितियों के संदर्भ में भारवाही पशुओं के महत्व एवं उनकी अनिवार्यता को दृष्टि में रखते हुए पशु चलित उपकरणों का प्रतिस्थापन करना। ठीक है, यानी कृषि में यंत्रों का ज़्यादा यूज़ करना, बाकी जो ट्रेडिशनल मेथड को अपनाना और पुरानी पद्धतियों को छोड़ना। अब बात करें, कृषि की प्रणालियों को निर्धारित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं, निम्नलिखित हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। जैसे कृषि की जोत, साइज ऑफ होल्डिंग, है ना, कृषि की जोत कितनी है, भूमि का स्वामित्व कितना है, खेती का उद्देश्य, संसाधनों की उपलब्धता, शासन तंत्र का प्रभाव, सुविधाओं का उपयोग के लिए। ठीक है, जोत की बात करें, यदि जोत का आकार बड़ा है तो व्यक्तिगत खेती या काश्तकारी खेती को प्रणाली अपनाई जाती है, परंतु यदि जोत का आकार छोटा है तो सहकारी खेती को प्रणाली उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है ना,
जोत पर डिपेंड करता है कैसी खेती सही मानी जाती है। भूमि का स्वामित्व, ओनरशिप ऑफ लैंड। यदि भूमि पर कृषक का निजी स्वामित्व है तो व्यक्तिगत अथवा काश्तकारी खेती की प्रणाली उपयोग की जाती है, परंतु यदि भूमि पर सरकार का स्वामित्व है तो राजकीय खेती की प्रणाली को अपनाया जाएगा। खेती का उद्देश्य, खेती का उद्देश्य अलग अलग उद्देश्यों के अनुसार खेती की प्रणाली में अंतर आ जाता है। जैसे व्यापारिक खेती केवल बड़े एवं क्षेत्र पर अधिक लाभ कमाने के लिए की जाती है। इसी प्रकार अनुसंधान या प्रदर्शन हेतु खेती राजकीय खेती प्रणाली के अंतर्गत की जाती है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है खेती का। संसाधनों की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। श्रम, पूंजी, भूमि आदि संसाधनों की उपलब्धता पर खेती की प्रणाली निर्भर करती है। जैसे अधिक भूमि पर अधिक पूंजी उपलब्ध होने पर श्रम के स्थान पर आधुनिक मशीनों, उपकरणों आदि का प्रयोग करके पूंजीवादी खेती की जाती है। शासन तंत्र का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। राज्य शासन अर्थात सरकारी तंत्र का प्रभाव भी खेती की प्रणाली को प्रभावित करता है। जैसे साम्यवादी सरकार अवस्था में सामूहिक खेती या प्रजातांत्रिक सरकार व्यवस्था में व्यक्तिगत खेती की प्रणाली अपनाई जाती है। नंबर 6, सुविधाओं के उपयोग के लिए। छोटी छोटी जोतों पर ऋण सुविधा, विपणन सुविधा, यातायात सुविधा आदि का लाभ उठाने के लिए सहकारी खेती की प्रणाली अपनाकर अधिक लाभ कमाया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको जो आपका पेपर फार्मिंग सिस्टम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सेमेस्टर 4 में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दें ताकि और भी ऐसे वीडियो आपको हिंदी में कंटेंट मिलता रहे। धन्यवाद।